आई, ठीक है। टेस्ट केस कैसे लिखते हैं और कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो क्लियर है सबको? अंकित, तानिया, प्री कंडीशन क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, पोस्ट कंडीशन एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, टेस्ट केस आईडी क्या होती है, सिनेरियो क्या होता है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सुभाष। अच्छा, मैं कहता कि लास्ट क्लास में जो ने पढ़ा था, लास्ट दो क्लासेस में टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं वो क्लियर है? टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट स्टेप्स क्या होते हैं, प्री कंडीशन क्या होती है, टेस्ट डेटा में क्या लिखना होता है, डिफेक्ट में क्या लिखना होता है? ठीक। चल। टेस्ट केसेस की रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास कौन सी डेट को हुई थी हमारी? 7 को? नहीं, 4 को हुई थी। 4 को हुई थी। ठीक है, मैं कर दूंगा उसकी अपलोड। मैंने करी नहीं क्या अपलोड, है नहीं उसकी? आ- आपने चैनल, लेट मी चेक। इसकी रिव्यू है तो लो वाली रिकॉर्डिंग, लास्ट, इसमें आप जाओ। आपको मैंने चैनल दे रखा है ना, आपको इसमें व्हाट्सएप में चैनल का वो दे रखा है, उसी पे आप पे जाओ सपोज। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सेस करना है। एक मैं बता रहा हूँ, मेरे स्क्रीन विजिबल? रुको, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप। ठीक है, आपने मिस किया होगा। ठीक है। आप मैनुअल वाले बैच में हो, इसमें हो, ठीक है। जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है ना ये वाली, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये, आप इसमें चैनल पे जाओगे ना तो ये आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये टेस्ट केस रिव्यू वाली, और आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करता हूँ। जैसे आपकी मैनुअल वाली है, आप इसमें जाओगे तो आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ये ना ये दे देता हूँ, आप इसी एक लिंक को, इस लिंक को सेव रखो, ठीक है। लिंक टू एक्सेस क्लास रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, मैंने लिख भी दिया। अब इसको एक्सेस करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको क्लासेस वाइज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो टेस्ट केस रिव्यू वाला जो हमने किया था लास्ट केस, तो ये इसमें है। ठीक है, कि 1 आवर का जो हमने रिव्यू प्रोसेस किया था, ये इसको मल्टीपल टाइम देखना तो नहीं समझ में आएगा, वैसे आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है। तो यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो। अभी करेंगे, उस पर आएंगे। डिफरेंट उस पर तो गए नहीं पहुंच। अब नोट्स आपको मिले नहीं अभी तक, उसके नोट्स मैंने आपको पहले दिन दे दिए थे। और जैसे आपके पास टेस्टिंग स्टडी मटेरियल में मैंने मैनुअल टेस्टिंग के नोट्स में आपका शेयर नहीं है? ये आपके पास है ताने ताने गुप्ता आपके है तो आपकी आईडी पे, आपकी ड्राइव में शेयर है ये, मैं आपको मैसेज भी डाल देता हूँ। अपनी ड्राइव के शेयर ऑप्शन में देखना, उसमें सारे नोट्स हैं। जो भी मैं नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो ऑलरेडी सब शेयर है आपके। आप अपने ड्राइव में जाके शेयर्ड वाले में जाना, आपको मैनुअल टेस्टिंग के नोट्स दिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे नोट्स हैं वो। हाँ,
साढ़े 11 टाइम है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है। नहीं नहीं, कल 5:30 नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे बैच मॉर्निंग में ही है नहीं नहीं, कल नहीं हो पाएगा। संडे को बच्चों के वो होता है शेड्यूल, फिर कंप्लेंट्स आने लगती है कि सर आप टाइमिंग स्विच करते हैं, तो सैटरडे का इवनिंग में, संडे का मॉर्निंग में। हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स तक। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन भी आते हैं ना, तो उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करके रखते हैं। ठीक है। ठीक। 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 ठीक है। हमने SDLC मॉडल पढ़े थे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया, टाइप ऑफ टेस्टिंग में मैनुअल और ऑटोमेशन आती है। ये सबको क्लियर है, मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होती है? ठीक। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, टाइप ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल, ऑटोमेशन? ठीक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग जो अभी तक हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, इट विल गो इन द। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग जो अभी तक हम कर रहे हैं, कि हम टेस्ट केस क्या कर रहे हैं, मैनुअली लिख रहे हैं, टाइप करके लिख रहे हैं। ठीक है। उनको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? खुद से एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेबसाइट पर चला के देख रहे हैं। दिस कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। जब आप मैनुअल टेस्टिंग की जगह पे टेस्ट कोड लिख देते हो, जो आपने एक्सेल में इंग्लिश में लिखा है, उसी को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। क्लियर है? तो आपको उसके बाद टेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रोग्राम को रन करोगे, वो प्रोग्राम रन होगा, वो टेस्टिंग करेगा, वो डिफेक्ट लॉक करेगा। वो कैसे करेगा? उसके लिए ऑटोमेशन पूरा करना पड़ता है। उस प्रोसेस को, वो जो हम कर रहे हैं, कोड लिखना चलाना, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। मैनुअल, मैनुअली करना हो गया। ये क्लियर है सबको? ठीक है। मैनुअल टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल। मैनुअल टेस्टिंग में आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सारे टेस्ट केस मैनुअली ही चलाने पड़ते हैं। कोई भी टूल आप यूज नहीं करते, ऑटोमेशन टूल यूज नहीं करते। मैनुअल टेस्टिंग कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, जीरा हो गया, टेस्ट केस लिखना हो गया, एक्सेल हो गया, ये भी टूल्स हैं। तो आप इन टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन कोई ऑटोमेशन टूल का यूज नहीं करते। तो मैनुअल में हम टूल्स का यूज करते हैं, बट ऑटोमेशन टूल्स का यूज नहीं करते हैं। इंटरव्यू में याद रखना, कभी कोई पूछे क्वेश्चन, क्या हम मैनुअल टेस्टिंग में टूल्स का यूज करते हैं? यस। बट कभी कभी बच्चे ऐसे आंसर देते हैं कि सर टूल्स का यूज करते हैं तो ऑटोमेशन हो गया। नहीं, मैनुअल में भी हम टूल्स का यूज करते हैं, बट ऑटोमेशन टूल्स अलग होते हैं, उनका हम यूज ऑटोमेशन में करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? मैनुअल टेस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टेस्टिंग प्रोसेस दैट इज कैन फाइंड बोथ विजिबल एंड हिडन डिफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे हिडन डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिख दी। ठीक है। ऑटोमेशन की बात करते हैं। स्क्रिप्ट लिख दी, वो स्क्रिप्ट क्या काम करेगी? जो भी आपने कमांड लिखी वही काम करेगी। ठीक है। उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करेगा। बट जब आप मैनुअली टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको देख भी रहे हो। कुछ टेस्ट करने का, सपोज आप 4+4 5+ टेस्ट करने का 9 आ रहा है, बट आपने एक स्क्रीन पे देखा, लेकिन साइड की स्क्रीन पे देखा यहाँ पे कुछ और गलत हो रहा है, यहाँ पे तो ऐड चलना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ लोगो आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा है। क्या वो ऑटोमेशन डिटेक्ट होगा? नहीं। ऑटोमेशन में तो आप इतनी स्क्रिप्ट लिखोगे, वही चलेगी और वो काम हो जाएगा। कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं जो लिखे नहीं हुए हैं, बट मैनुअल करते करते आपको मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैनुअल टेस्टिंग मोस्ट फंडामेंटल टेस्टिंग प्रोसेस है, और ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। और प्रॉब्लम है, 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। इस लाइन को ध्यान से समझना, कि 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। हम हर चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते। वेबसाइट पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑटोमेट नहीं की जा सकती। सबसे मेजर एग्जांपल होता है कैप्चा। जो वेबसाइट में आप कैप्चा लिखते हो, वो ऑटोमेट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है? मुश्किल क्या, वो होता ही नहीं है ऑटोमेशन।
क्यों बनाई, इसीलिए कि ऑटोमेट ना हो सके। क्लियर है? अभी वो टेस्ट केस है, तो वो अगर वो आपके लॉगिन प्रोसीजर में आ रहा है तो जो वेबसाइट्स होती है वहां पे उसको ऑफ कर देते हैं, उस फीचर को ऑफ कर देते हैं जब हम ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट उस पर लिख रहे होते हैं। क्लियर? वाई वी नीड मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग क्यों की जाती है? मैनुअल टेस्टिंग इज टू मेक प्रोडक्ट स्टेबल। प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए की जाती है। स्टेबल का मीन्स बग फ्री। स्टेबल का मीन्स बग फ्री एप्लीकेशन। हम जब ऑटोमेशन कर रहे हैं और मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल हर प्रोजेक्ट में होती है। पहला स्टेप तो मैनुअल टेस्टिंग ही है, इसको ऊपर रखते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में मैनुअल टेस्टिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑटोमेशन हो या ना हो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, बट मैनुअल तो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग से ही आपके डिफेक्ट निकल के आते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल बनती है। ऑटोमेशन क्या करता है? जो मैनुअल टेस्ट केस बार बार रन करने होते हैं कि बार बार चेक करें कि अब वेबसाइट ठीक है, अब वेबसाइट ठीक है, अब वेबसाइट ठीक है, अगले दिन ठीक है, अगले वीक ठीक है, वो जो स्टेप्स हम बार बार कर रहे हैं हम उसको ऑटोमेट करते हैं। क्योंकि वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाती है, एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट केस रिपीटेड मोड पे चलाने होते हैं, उसके लिए ऑटोमेशन की जाती है। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग तो कंपलसरी है ही है। मैनुअल टेस्टिंग तो आपको हर प्रोजेक्ट में करनी ही करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? इसलिए मैनुअल की जॉब्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एड ऑन होता है, मैनुअल कंपलसरी है। क्लियर? बट अब एप्लीकेशन जो भी आती है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन आती है कि बार बार मैनुअली टेस्ट करना इम्पॉसिबल रहता है, तो मेजरली वेबसाइट्स में ऑटोमेशन अब होती ही होती है। क्लियर? मैनुअल तो कंपलसरी होगी ही होगी। टाइप ऑफ टेस्टिंग, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाइट बॉक्स कोड को टेस्ट करना जो डेवलपर करते हैं, ब्लैक बॉक्स जो टेस्टर करते हैं, ग्रे बॉक्स जो व्हाइट और ब्लैक बॉक्स दोनों करते हैं। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग? ग्रे बॉक्स के लिए जैसे कुछ एसडेट वाले हो गए या कुछ ऐसे इंजीनियर्स हो गए जो दोनों चीजों को जानते हैं। ठीक है, ये सीनियर लेवल पे हैं, वो कोड भी चेक करना जानते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ फंडामेंटल्स भी जानते हैं, तो वो ग्रे बॉक्स टेस्टर हो गए। ठीक है, तो कैटेगरी हो गई बेसिकली। इंडस्ट्री में ऐसा कोई ग्रे बॉक्स को हायर नहीं किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टर तो क्या है, डेवलपर है, उसको करना ही करना है, उसको यूनिट टेस्टिंग करनी ही करनी है, तो वो उसके कोड का पार्ट होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टर को करना ही करना है। ग्रे बॉक्स जिसको कोड भी आता है, ठीक है, और मैनुअली भी वो चेक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्रे बॉक्स टेस्टर। ये बेसिकली आपके सीनियर लीडर होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग में भी, बैक एंड फंडामेंटल्स में भी, और यूआई पे भी, यूआई पे जहाँ पे एप्लीकेशन दिख रही है। लिखा भी, इट कैन परफॉर्म बाय अ पर्सन हु नो कोडिंग एंड टेस्टिंग, and if the single person perform white box as the black box testing is known as gray box testing। वो ग्रे बॉक्स टेस्टर हो जाता है। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व all document related to software to select testing areas। this is called requirement analysis। आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, वेबसाइट बहुत बड़ी है, आपको किस एरिया में किस मॉड्यूल में क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट स्टेट बाय द कस्टमर। फिर क्या एनालाइज करता है? पहले तो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, फिर आपको एनालाइज करना है कि इसकी कवरेज एरिया में क्या क्या इसमें चेक करना है। टेस्टर डेवलप द टेस्ट केसेस, फिर उसके टेस्ट केस बनाने हैं, टेस्ट केस को मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है, फिर जो भी बग आएंगे उनको रिपोर्ट करना है, और डेवलपमेंट टीम से बग लेके उसको रिटेस्ट करके और जो भी आपने टेस्ट केस बनाए उसको क्लाइंट को देना। क्लियर? एडवांटेज, does not require programming knowledge while using the black box method। डायनेमिक चेंजिंग जीयूआई, जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसी वेबसाइट जहाँ पे मल्टीपल एड्स आ रहे हैं या फिर मल्टीपल कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है जो बार बार चेंज हो रहा है, तो वहां पे ऑटोमेशन करना है, क्योंकि
हर बार कुछ नई चीज आ रही है तो उसको ऑटोमेट कर नहीं सकते। ऑटोमेट वहीं कर सकते हैं जो बार बार सेम ही चीज आ रही हो। तो वहां पे डायनेमिक चेंजिंग यूआई के लिए हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। मैनुअल टेस्टर इंटरेक्ट एज अ रियल यूजर। यहाँ पे एक इंसान बैठ के टेस्ट कर रहा है तो वो फील आती है टेस्ट करने की कि कोई कलर में अगर कंफ्यूजिंग है या कुछ टफ हो रहा है चेक करना, तो वो सब यूजर को पता रहता है। लेकिन स्क्रिप्ट सही या गलत बताती है। सही या गलत के लिए भी, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ सही या गलत नहीं होती, वो थोड़ी सी यूज करने में टफ है या उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या यहाँ पे हमें लग रहा है कि यूजर यहाँ से गाइड गलत तरीके से हो जाएगा, तो वो उस टाइप के डिफेक्ट भी हम रेज कर सकते हैं। तो आप एक रियल यूजर करते हो। इट इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। एडवांटेज होता है कि हम कोशिश करते हैं 100% बग फ्री तो नहीं बना सकते, बट कोशिश करते हैं कि 99%, 98% बग फ्री बना सके। कोशिश 100% की होती है, बट फिर भी 1% चांसेस या फिर हम लेके चलते हैं कि कोई ना कोई डिफेक्ट फिर भी आ सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टूल नहीं लगते, कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं लगती, जो रिसोर्सेज हैं वो भी इतने हाई एंड नहीं होते। इजी टू लर्न फॉर द न्यू टेस्टर। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसके इजी है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है मैनुअल टेस्टिंग करने में, क्योंकि लिखना, एक एक टेस्ट को रन करना टाइम कंज्यूमिंग है। वो इस सेकंड है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब जो टेस्टर डेवलप करता है टेस्ट केस बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी टेस्ट केस आप लिख रहे हो, इसका कोई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका कोई डिफाइंड पैटर्न, डिफाइंड लॉजिक, डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसे ही लिखे जाएंगे, यही तरीका है। जैसे कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो एक पैटर्न है, उसको तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, कि इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, दूसरा नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ पे टेस्ट केस क्या है, थियोरेटिकल है। जैसे किसी कहानी लिखनी है, मैंने आपसे बात करी, आपको समझा और आप एक के बारे में लिख दिया। हो सकता है दूसरा भी वही पॉइंट लिखे लेकिन कुछ अलग तरीके से लिख दे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और ने कुछ और लिखा है, किसी और ने कुछ और लिखा है। मैं कहूंगा आपको 3 नंबर का सम करके 10 बनाना है, तो कोई 5+3+2 कर देगा, कोई 7+1+2 कर देगा, कोई 8+1+1 कर देगा। आ तो 10 ही रहा है। 10 मीन्स कि आप पूरे टेस्ट की कवरेज कर रहे हो, एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो। तो इसमें सही गलत नहीं होता, पर लिखने का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है, वो तरीका सही होना चाहिए। क्लियर? टेस्ट केस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। डिसएडवांटेज ये भी है कि एक एप्लीकेशन के टेस्ट केस दूसरे एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेरियोस ही बदल जाते हैं। एक सेम वेबसाइट भी है, ई कॉमर्स की 2 वेबसाइट है, लेकिन दोनों का इंटरफेस अलग है, फ्लो अलग है, यूज करने का ऑप्शंस अलग है दोनों वेबसाइट में। तो इट गेट डिफिकल्ट टू यूज दिस टेस्ट केस अगेन। एक प्रोजेक्ट के एक ही टेस्ट केस बनते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग ऑन ऑल एक्सपेक्टेड। हर टाइप की टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग से नहीं की जा सकती। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग वो भी करनी ही पड़ती है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज कि मैनुअल टेस्टिंग, हर टाइप की टेस्टिंग हम कवर नहीं कर सकते। सिंस टू टीम वर्क टुगेदर समटाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोटिव, इट कैन मिसलीड द प्रोसेस। क्या होता है कि मल्टीपल टीम काम कर रही होती हैं, कभी एप्लीकेशन में कंफ्यूजन आता है कि वो कहता है कि ये तो सही चल रहा है, दूसरा कहता है नहीं ये तो गलत चल रहा है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तब हम वापस जाके अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर? कभी कभी टेस्टर बोलता है कि मैंने तो चेक किया था, उस टाइम तो ठीक चल रहा था, बाद में चलना बंद हो गया। तो इसको ढूंढा जाता है कि क्या ऐसा रीजन हुआ। कभी कभी ऐसे भी एप्लीकेशन होता है कि आपने टेस्ट किया, उस टाइम ठीक चल रही थी, बाद में कुछ चेंजेस हो गए, या फिर बैकएंड में कुछ ऐसा चेंज हो गया, डेटा फिल हो गया, कोई एपीआई चलनी बंद हो गई, डेटा आना बंद हो गया, तो कुछ भी एड ऑन हुआ टेस्ट केस। ठीक है, तो चलना बंद हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग जो हमने करी है उसमें हमने टेस्ट केस लिखे हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं टेस्ट केस को ऑटोमेट कर रहे हैं। ऑटोमेशन मींस राइटिंग दोस टेस्ट केस इन द स्क्रिप्ट फॉर्मेट। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट केस हमने मैनुअली लिखे थे उनको ऑटोमेट कर रहे हैं। दिस इज क्लियर, सिंपल तरीका है। वी हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
और जो टेस्ट केस मैनुअली लिखे हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू दी ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो वही ऑटोमेशन है। अब यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। मैनुअल टेस्टिंग में बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे रिसोर्स सिर्फ आपको टेस्ट केस लिखने के लिए चाहिए। एक बार आपने लिख दिए फिर आपको रिसोर्स की जरूरत नहीं है, फिर वो प्रोग्राम अपने आप ही रन करता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल वे टू इनहेंस इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी एंड टेस्ट कवरेज। टेस्ट कवरेज मतलब कि आप मल्टीपल सिनेरियोस को चेक कर सकते हो। क्लियर है? आप अलग अलग डेटा पे चेक कर सकते हो, अलग अलग ब्राउजर पे रन कर सकते हो सेम टेस्ट केस। मैक्सिमम टेस्ट केस कवरेज आप मैनुअल टेस्टिंग से जो नहीं कर पाते वो ऑटोमेशन से कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, in software testing automation testing is required to test the application because it offers us a better application less time। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब the execution of provide us the advantage, reusability टेस्ट केस बार बार चल जाते हैं सेम टेस्ट केस, कंसिस्टेंसी रहती है। मैनुअल टेस्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर कोई टेस्टर है रोज बैठ के 100 टेस्ट केस चलाएगा तो किसी दिन बोर होके गलती कर देगा, लेकिन ऑटोमेशन ऐसा नहीं करता है। रनिंग टेस्ट केस एनी टाइम, किसी भी टाइम आप ट्रिगर कर सकते हो 24 आवर इंटू 7। आपको किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिगर करना है, स्टार्ट करना है। पहले बग मिल जाते हैं, लेस ह्यूमन रिसोर्स। तो दीस आर द एडवांटेजेस। ठीक है, इन्हीं को थ्योरी में एक्सप्लेन किया। डिसएडवांटेज क्या है? हाई लेवल स्किल टेस्टर, यहाँ पे स्किल सेट हाई होना चाहिए, कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है, टूल्स आने चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ऑटोमेशन के। इट रिक्वायर हाई क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स, टूल्स की जरूरत भी पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है? कभी कोई टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है, और रिपोर्ट आई कि टेस्ट केस फेल हो गया, तो आपको मैन्युअली जाके डीबग करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ये टेस्ट केस क्यों फेल हुआ, क्या रीजन था। तो वो सर्च करना, फिर से कोड में जाके देखना, फिर से वेबसाइट में जाके देखना एक टास्क होता है। मैन्युअली तो जब आप कर रहे हो, गलती निकली तो आपको पता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन अगर ऑटोमेशन में फेल हो गए तो फिर से जाके आपको मैन्युअली टेस्ट करना पड़ेगा कि ये क्या फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, रीजन क्या है, तभी आप डिफेक्ट लॉक कर पाओगे। टेस्ट मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, हाई लाइसेंस फील, टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं, कुछ एडिटर यूज होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज यूज होती हैं वो भी पेड होती है, तो उनकी भी कॉस्ट आती है। डीबगिंग, एरर ढूंढना, कोड में जाके ढूंढना, थोड़ा एफर्ट का काम होता है। क्लियर? तो ये मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेशन। क्लियर? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक्स। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हो टेस्ट केस लिखते टाइम। ठीक है, ये टेक्निक्स आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट सिंपल सी टेक्निक है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अप्रोच टू इनपुट कॉम्बिनेशन एंड द रिस्पेक्टिव सिस्टम बिहेवियर कैप इन ए टेबुलर फॉर्म में। तो एक टेस्टिंग टेक्निक बनाई गई है। सपोज आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड है, जैसे हमारी वेबसाइट में था, यूजर नेम है और पासवर्ड है और एक सबमिट बटन है। तो इसके कितने टेस्ट केस बनेंगे? तो इसका जो रूल इन्होंने बताया है वो ये है कि अगर आपके पास दो बॉक्सेस हैं तो टू बॉक्सेस, और हर बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है, सही या गलत, इनकरेक्ट या करेक्ट। तो 2 की पावर 2 विच इज 4। तो आपको 4 टेस्ट केस बनाने हैं। अगर ये 3 बॉक्सेस होते, सपोज कैप्चा भी होता, ठीक है, या री एंटर पासवर्ड होता, तो 3 केस हो जाते हैं। ठीक है, तो हर बॉक्स को फिल करने के सही या गलत, और कितने बॉक्सेस हैं, पावर 3। तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 8। तो 8 टेस्ट केस का कॉम्बिनेशन बनता। ये चीज समझ में आ रही है? ये दो सही, पहले एक टेस्ट केस में तीनों सही, दूसरा टेस्ट ये सही ये गलत, फिर ये सही ये गलत। जैसे कॉइन को टॉस करना होता है ना, 3 कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी जो होती है 3
टॉस। इसमें भी एक सही एक गलत मान लो आप। तो जैसे ये, तो इसमें 8 टेस्ट केस बनते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करेक्ट करेक्ट रॉन्ग, करेक्ट रॉन्ग करेक्ट, करेक्ट रॉन्ग रॉन्ग, इस तरीके से में 8 टेस्ट केस बनते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग टेस्ट टेक्निक। ठीक है, तो कोई ईमेल पासवर्ड है, तो ट्रू ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स आया इनकरेक्ट पेज में, फॉल्स ट्रू में इनकरेक्ट, फॉल्स फॉल्स इनकरेक्ट। तो आप इस तरह की टेबल में टेस्ट केस में बना सकते हो, या रफली बना सकते हो, उसके बेसिस पर टेस्ट केस बना सकते हो। क्लियर। इसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी होंगी, 2 इंटू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द सेकेंड कंडीशन। जैसे दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और दोनों में सही है गलत की पावर आ रही है 2, जितने बॉक्सेस हैं 3। ठीक है। इसके बाद जो ये टेक्निक है ये स्मॉल बॉक्सेस के लिए ठीक है, बट कभी ऐसे बॉक्सेस होते हैं जैसे फॉर्म आ गया। फॉर्म, हम एक वेबसाइट पे चलते हैं, एक बार समझते हैं। फेसबुक पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, एक बार समझ लो इसको, सपोज इसको समझ लो। ये लॉगिन है, तो यहाँ पे डिसीजन टेबल हम लगा सकते हैं। ठीक है, दो ही टेक्स्ट बॉक्स है, 3 होता, कैप्चा भी होता है, तो भी हम इसमें डिसीजन टेबल बना के 6 टेस्ट केस या 8 टेस्ट केस जो बन रहे थे बनाते। लेकिन जब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है। अब इसमें सही या गलत इस तरीके से नहीं। अगस्त की कितनी सारी वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। डेट, क्या हम सारी डेट के टेस्ट केस बनाएंगे 1 2 3 4, इसमें सारी डेट को एंटर करेंगे, इसमें सब कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, नहीं। तो हम इस बॉक्सेस को लेंगे और इस बॉक्सेस में या तो वैल्यू फिल होगी या तो नहीं होगी। इसमें ऐसा नहीं कि हम हर वैल्यू पे टेस्ट करेंगे। अगर एक वैल्यू चल रही है तो हम मान लेंगे कि ये सही चल रहा है, और हर बार कोशिश करेंगे कि नई वैल्यू के साथ करें जब भी हम टेस्ट बना रहे हैं। क्लियर। इसमें हमें, जब हम इस बॉक्स को फिल कर रहे हैं, उसके साथ पैरेलली हम इस बॉक्स को भी फिल करेंगे। सपोज इसको बोलते हैं हम ऑल पेयर टेस्टिंग। अगर हम सिंगल सिंगल पेयर लेके टेस्ट करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट केस बन जाएंगे, बहुत सारा काम होता है, विच इज नॉट फिजिबल, नॉट करेक्ट वे। आपको क्या करना है, आपको 3 4, ये सैंपल एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से कोई रिलेट नहीं करता है। मतलब ये पैटर्न है कि वो आपके उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, तो आप एक एक करके नहीं चेक करोगे। आप क्या करोगे, टेस्ट केस बनाओगे, कंबाइन कर दोगे, ऑल पेयर टेस्टिंग, जितने भी पेयर बन रहे हैं एक ही बार में चेक करोगे। कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैलिड इनपुट लूं, मैं यहाँ तीनों में वैलिड इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, जो भी नाम है मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, भारत सिंह, और नंबर लिख रहा हूँ और पासवर्ड लिख रहा हूँ। फिर लिस्ट बॉक्स में कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और चेक बॉक्स अगर यहाँ पे है तो से रेडियो बटन है, सपोज चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स को चेक कर रहा हूँ और रेडियो बटन को ऑन कर रहा हूँ और सबमिट करके देख रहा हूँ, तो ये होना चाहिए। लेकिन दूसरे केस में मैं इसमें वैलिड लिया, इसमें अदर वैल्यू, इसमें अनचेक, इसमें ऑफ, कौन सी प्रोग्रामिंग, सॉरी कौन सा ऑप्शन मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है। आपको यहाँ पे टेस्ट के जो बनेंगे वो एक एक यूजर नेम पासवर्ड करके नहीं करने हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल कॉम्बाइन कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, कोई फंडामेंटल रूल नहीं है, अपनी नीड के हिसाब से आपको टेस्ट केस बनाने हैं। टेक्निक को बोलते हैं ऑल पेयर टेक्निक। ठीक है, वैसे 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो 4 टेक्स्ट बॉक्स को आप कंबाइन कर सकते हो। इसमें मैं वैलिड डेटा रखूंगा और इसको डिसलेक्ट करूंगा, इसको भी डिसलेक्ट करूंगा और सबमिट ऑप्शन करूंगा। तो ये बर्थडे वाला एक ही ऑप्शन आएगा, जेंडर वाला एक ही आएगा, तो आपके 1 2 3, 3 टाइप के ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जिसका आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। ये क्लियर हो रहा है। ऐसा बनाना नहीं, ऐसा टेबल नहीं बनाना, बट एक टेबल रफ बना के आप जब टेस्ट केस बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट केस बनाने हैं। तो टेस्ट केस बनाने की टेक्निक्स है कि कैसे बनेंगे। क्लियर। कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया, क्वेश्चन पूछ सकता है वो।
मुझे लगा कि वो यही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मैंने इंटरप्ट किया था। कोई पूछ रहा था कुछ। हाँ वो मुझे पता। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। कैप्चा एक अलग से काउंट होगा, एक अलग से एंटिटी काउंट होगी। ठीक है, वो एक अलग से ऑप्शन काउंट होगा। तो डिसीजन टेबल जब छोटे ऑप्शंस हैं, एक दो तीन, तीन तक ये फिजिबल है। मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे हैं तो प्लीज वन बाय वन नहीं करना है, पेयर टेस्टिंग का यूज करना है। क्लियर। आप पेयर अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन का मतलब होता है कि वेबसाइट में जो भी कुछ हो रहा है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट है। वेबसाइट में जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे डेटा सर्वर है, सर्वर पे डेटा आ रहा है, सर्वर पे डेटा जा रहा है। कहाँ से? डेटाबेस से। यस और नो? डेटाबेस में लगातार वैल्यू चेंज हो रही है। कोई यूजर नहीं अपनी डिटेल भर रहा है तो उसकी डिटेल हो रही है। ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अभी कि डेटा का कितना रोल है पीछे। तो वो भी टेस्ट केस बनाते समय आपको ध्यान देना है। सपोज मैंने आपको एक बार एटीएम के टेस्ट केस बोले थे। ठीक है। सपोज एटीएम का टेस्ट केस है कि आपको 5,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं। ये टीसी है, टेस्ट केस है कि आपको 5,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं। विड्रॉल हो गए तो टेस्ट केस पास है, वरना टेस्ट केस फेल है। ठीक है। तो पहले बार आपने टेस्ट केस चलाया और एटीएम में 10,000 रुपए थे, तो टेस्ट केस क्या हो गया? पास हो गया। आपने दोबारा टेस्ट केस, सेम टेस्ट केस दोबारा चला दिया, तो वो पास हो गया। फिर आपने टेस्ट केस चला दिया, तो यहाँ पे टेस्ट केस क्या होगा? पास करोगे, फेल करोगे? क्योंकि पैसे तो विड्रॉ होंगे नहीं। 10,000 क्या हो गया? चेंज होके जीरो आ गया। यहाँ पर 10,000 था, 5,000 था, जीरो आ गया। तो क्या हम इसको फेल करेंगे? नो, इसको भी पास करेंगे। पास इन द सेंस करेंगे कि इसकी जो प्री कंडीशन होगी कि हमें वहां पर डेटा देखना है कि डेटा की स्टेट में तो फर्क की वजह से चेंज नहीं हुआ है, क्या फंडामेंटल रॉन्ग हुआ है यहाँ पे, क्या पैसे विड्रॉ होना ही बंद हो गए हैं, या इस डेटा के लिए हुआ। डेटा क्या था कि 10,000 प्री कंडीशन थी, तो डेटा की वजह से फेल हो रहा है, ना कि फंडामेंटल की वजह से। ये चीज क्लियर है? सपोज आप, ठीक है, आप लॉग इन कर रहे हो और लॉग इन फेल हो रहा है। आपने लॉग इन किया, इनकरेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड आपने लिखा, और आपको वहां पे अलर्ट बॉक्स आना चाहिए था या एरर मैसेज आना चाहिए था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो आपने ये टेस्ट केस लिखा था जिसमें आपको एरर मैसेज आना चाहिए था। आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, फोर्थ टाइम उसने ब्लॉक कर दिया। तो तीनों टाइम इसने आपको अलाउ नहीं किया जाना, तो आपने टेस्ट केस को पास कर दिया। फोर्थ टाइम इसने ब्लॉक कर दिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। पीछे क्या हुआ कि टू मैनी अटेम्प्ट है, तो इसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा है पीछे वो चेंज हो रहा है, वो अपडेट होता जा रहा है, 1 2 3। ऐसे भी सिनेरियोज हैं जो आपको टेस्ट केस में लिखने पड़ेंगे, वैसे भी कंडीशन मिलेंगी। तो उस केस में आपको एक टेस्ट केस को फेल नहीं करना है कि इसने तो एरर मैसेज देना चाहिए था और इसने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, हो सकता है आपने तीसरा अटेम्प्ट किया हो, या कोई और टेस्टर है जो दो अटेम्प्ट कर चुका हो, आपने तीसरा अटेम्प्ट कर दिया उसमें, तो आपके हिसाब से तो टेस्ट केस फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो एरर मैसेज देना था और वो क्या दे रहा है? ब्लॉक का मैसेज दे रहा है, विच इज रॉन्ग, जो आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर के अगेंस्ट है। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वैसा हो रहा था तो आपका वो टेस्ट केस फेल होता। बट वो तीसरे अटेम्प्ट के बाद हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हुआ, डेटा चेंज हुआ है, तो वो टेस्ट केस वहां पे आप फेल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये चीज क्लियर हुई? तो स्टेट जो बैकएंड का डेटा है वो भी आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से रिक्वायरमेंट से समझना पड़ता है, और उसके टेस्ट केस बनते हैं कि 3 बार अटेम्प्ट किया तो फेल होगा, या ब्लॉक होगा, या एरर मैसेज आएगा। तो रिक्वायरमेंट में होगा कि अगर किसी यूजर ने 3 बार ट्राई किया रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड से, उसको ब्लॉक कर दो, तो वो टेस्ट केस भी आएगा। तो ये बोलते हैं डेटा का ट्रांजिशन पीछे हो रहा होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
तो ये क्या है, एक और टेक्निक है टेस्ट केस बनाने की। टेस्ट केस कितने बनेंगे वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो टेस्ट करते टाइम भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये चीज क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। नेक्स्ट, इसी को थ्योरी में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज केस टेक्निक। अब ये भी वेबसाइट में टेक्निक आपको मिलेगी, यूज केस टेक्निक। यूज केस टेक्निक मतलब कि उस वेबसाइट का यूज करने वाले कौन कौन हैं और किस किस तरह से हैं। उस कोई आप ऐप यूज कर रहे हो, उस उसमें एक होता है फ्री यूजर, एक होते हैं पेड यूजर। यस और नो? वो हॉट स्टार ही है, जैसे नेटफ्लिक्स है। ठीक है, नेटफ्लिक्स का सपोज फ्री सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो उससे मैं 2 मिनट की मूवी देख सकता हूँ सिर्फ, जो उसका ट्रेलर है। ठीक है। फिर मेरे पास मंथली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उसमें ऑप्शन है कि मंथली सिर्फ मोबाइल वाला है मेरे पास, कि मैं मोबाइल पे देख सकता हूँ और टीवी पे नहीं देख सकता, या मैं 3 डिवाइसेस पे देख सकता हूँ, 4 पे नहीं देख सकता। तो उसका यूज केस क्या क्या बनेगा, तो उसके हिसाब से टेस्ट केस अलग बनेंगे। ठीक है। जैसे अमेजन वेबसाइट है, अमेजन के यूजर अलग हैं, जो यूज करते हैं, जो बाय करते हैं, और अमेजन में ही लोग सेल भी करते हैं। तो बायर के टेस्ट केस अलग बनेंगे, सेलर के टेस्ट केस अलग बनेंगे। ठीक है। कोई ऑफिस में जब जाते हो तो बैक एंड एडमिन होता है, उसके पैनल पे एप्लीकेशन अलग तरीके से दिख रही होती है, जो फ्रंट एंड पे यूज कर रहे होते हैं। एडमिन मतलब से एचआर है, एचआर किसी को ऑनबोर्ड किया, कंपनी में लाए और उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर दी, वो सब क्रिएट कर दिया, तो एडमिन के पास वो एक्सेस होता है। तो एडमिन भी तो सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है, तो वो यूज केस भी आपको पता होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को कौन कौन कैसे यूज कर रहा है। तो एडमिन के टेस्ट केस अलग बनेंगे, क्योंकि उसको वेबसाइट अलग तरीके से दिखेगी, और जो यूजर है उसको अलग तरीके से दिखेगी। फ्री यूजर अलग है, पेड यूजर अलग है, एडमिन यूजर अलग है, सारे यूजर अलग है, तो वेबसाइट के एंगल चेंज हो जाते हैं, सबके टेस्ट केस बनते हैं। इसीलिए टेस्टिंग जो काम था पहले की, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं टेस्ट केस लिखना, एग्जीक्यूशन, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये चीज समझ में आ रही है? टेम्प यूज केस टेक्निक समझ में आ रही है? ठीक, हो सकता है कोई ऐसा यूजर है जो फुल एक्सेस है, मतलब एडमिन है, उसके पास सब चीजों का एक्सेस है, लेकिन कोई पार्शियल यूजर है, पेड यूजर है, उसके पास कुछ ही चीजों का एक्सेस है। फ्री यूजर के पास कोई एक्सेस नहीं है, उसके पास 6 फीचर हैं, इसके पास 3 फीचर हैं। फीचर मतलब फंक्शनैलिटी जो वेबसाइट पे होती है। तो आपको चेक करना है फुल एक्सेस के साथ कि 6 एक्सेस। इसके टेस्ट केस अलग, इसके टेस्ट केस अलग। टेस्ट केस बनाते टाइम भी आपको ये याद रखना है कि वेबसाइट में यूज केस अलग बनेंगे। अब ये यूज केस डिफाइन कौन करेगा? ये आपको क्लियरली रिक्वायरमेंट में होगा कि कितने यूज केस हैं। क्लियर? फॉर मॉड्यूल पी ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव 6 डिफरेंट फीचर्स, इस तरीके से। इफ अ क्लाइंट अप्रूव इफ, ये रिक्वायरमेंट देता कौन है? ये रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट टीम को बिजनेस टीम देती है, वो उस हिसाब से कोडिंग करती है। तो आपको ये ढूंढना नहीं है कि इसके कौन कौन से एक्सेस होंगे, वो सब आपको पता होगा कि इस वेबसाइट को कैसे यूज करना, बट आपको टेस्ट केस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और एडमिन यूजर कंडीशंस अलग हो जाएंगी, और फ्री यूजर कंडीशंस अलग हो जाएंगी। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये टेक्निक को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारी टेक्निक एक ही जगह पे यूज हो, कुछ टेक्निक कहीं पे यूज होंगी, कुछ कहीं पे होंगे। फिर ठीक है, एक बार इसको भी कवर करते हैं, टेस्टिंग टेक्निक, कुछ और टेक्निक्स हैं, इसको भी आपको समझना है। और ये एग्जाम में भी, एग्जाम के इंटरव्यू में भी आती है। ठीक है। वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स थी, उन्हीं उन्हीं टेक्निक को करते समय आपको किसी और चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे एरर गैसिंग टेक्निक।
कभी कभी इस टेक्निक का यूज होता है इनफॉर्मल वे ऑफ टेस्टिंग. देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड फॉर टेस्टिंग द एरर. इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ टेस्ट एनालिस्ट वेयर द टेस्टर यूज एक्सपीरियंस टू गेस द प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है. आप इसमें क्या कर रहे हो, कोई डिफरेंट टाइप की टेस्ट कुछ भी करके आप देख रहे हो. किसी को एंटर करके देख रहे हो, ब्लैंक फील्ड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब किसी की वैल्यू जीरो डाल के देख रहे हो, इनवैलिड पैरामीटर डाल के देख रहे हो, कहीं डिवीजन दिया है डिवीजन को जीरो से करके देख रहे हो. जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कहीं फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है तो आपने अनलिमिटेड फाइल अपलोड कर दी इसमें, या कोई फाइल ही नहीं दी. तो इस तरह के भी निगेटिव टेस्टिंग आप, ये इसके टेस्ट केस नहीं लिखते हैं, लेकिन जब भी आप टेस्टिंग करते हो इस तरह के सिनेरियोज भी टेस्ट करते हो. तो अगर वो फेल हो रहा है उसका टेस्ट केस बना के फिर फेल करते हैं. ठीक है. इस टाइप के टेस्टिंग को कहते हैं एरर केसिंग. क्लियर. पर्पस है टू डील विथ ऑल पॉसिबल एरर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन फॉर्मल टेस्टिंग. टू डील विथ, ये कॉमन है, कंटेन एक्सेसिव सेट ऑफ टेस्ट केस विदाउट स्कीपिंग एनी प्रोग्रामेटिक एरिया विदाउट इन्वॉल्विंग एनी रैंडम टेस्ट केस. क्योंकि इसके टेस्ट केस लिखने ही जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिव टेस्ट केस होगा कि जीरो डाल के देख लो, फाइव डाल के देख लो, फोर डाल के नहीं, ऐसा नहीं. क्लियर है. एडवांटेज है, चैलेंजिंग पार्ट है, कहीं एप्लीकेशन में कुछ भी आप इधर से उधर टेस्टिंग करके देख रहे हो तो वो सारी चीजें इन टेस्टिंग में कवर हो जाती हैं. ठीक है. दूसरा है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक. इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मतलब आपको इक्वल टेस्ट डेटा क्रिएट करना होता है. इक्वल टेस्ट डेटा मतलब कि आप जो डेटा लेते हो, सपोज एक्सेल बना के उसको दिखाता हूँ. ठीक है. सपोज जैसे ये एग्जांपल है, आपको 6 नंबर का कोई ओटीपी अपने वेब पेज पे रखना है, क्रिएट करना है, कोई पासवर्ड क्रिएट करना है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडमली क्रिएट करोगे या कुछ टेस्ट करना है आपको. ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 6 डिजिट का होना चाहिए. 6 डिजिट. अब 6 डिजिट फिक्स है. ठीक है. ये वैलिड है, लेकिन 6 से कम इनवैलिड है और 6 से ज्यादा इनवैलिड है. ठीक है. तो आप एक सिनेरियो बना दोगे इनवैलिड, एक वैलिड, या दो इनवैलिड बना दिए. इनवैलिड मतलब ग्रेटर देन 6 नंबर्स. इनवैलिड मतलब लेस देन 6. ये 6, ये 6. ठीक है. यहाँ पे आप कोई भी ऐसा रैंडम नंबर ले सकते हो जो 6 से बड़ा है. कोई भी रैंडम नंबर जो 6 से बड़ा है. कोई भी रैंडम नंबर जो 6 से छोटा है, 89. ठीक है. और इतने ही वैलिड नंबर. तो आप एक रफली क्या कर रहे हो, एक डेटा प्रिपेयर कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग. तो जितने आप इनवैलिड सिनेरियोज बनाओगे उतने ही वैलिड बनाओगे. इस तरीके से आपका डेटा प्रिपेयर होगा करके भी. क्लियर. तो यहाँ पे भी सेम क्रिएट किया गया. इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड, वैलिड. इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक. तो आप पार्टीशन कर दो अपने डेटा को वैलिड और इनवैलिड में. कुछ सिनेरियोस आप इनवैलिड के बना दो, कुछ आप वैलिड के बना दो. इनवैलिड में कोई भी डेटा हो सकता है, 6 से कम. तो एक डेटा आपने 6 से कम का ले लिया, कुछ रैंडमली 3 से कम का ले लिया, 2 से कम का ले लिया, वही यहाँ पे भी ले लिया ग्रेटर देन में, और दो वैलिड के बना लिए. उस डेटा पे आपने टेस्ट केस लिख दिए कि वी नीड टू चेक इन दिस टाइप ऑफ डेटा, ये उसे बार बार टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके देखें. क्लियर. नेक्स्ट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, पार्टीशनिंग समझ में आ गई. पार्टीशनिंग का एक और समझ लो. वैसे बाउंड्री वैल्यू में मैं समझा दूंगा. सपोज एक एज अप्रोप्रिएट है कि आप 18 और 60 की एज में ही वोट दे सकते हैं. ठीक है. तो बिलो 18, तो हम डिलीट कर दे रहे हैं, बिलो 18 इनवैलिड.
एक ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा वैलिड 18 to 60। तीसरा इनवैलिड। आप ऐसे भी पार्टीशन कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको 4 में करना है, 3 में करना है। अब 60, ठीक है। लेकिन डेटा, इसको कहने का मतलब होता है कि डेटा आपको प्रॉपर चेक करना है। इनवैलिड के जितने भी सिनेरियो होंगे उतने ही वैलिड और उतने ही अनवैलिड। बिलो 18, सपोज 12 ले लिया, 3 ले लिया, हम चार चार सिनेरियो ले रहे हैं। इसके भी हमने 4 ले ली, सपोज 19 ले लिया, 20 ले लिया, 59 ले लिया, 34 ले लिया। अब 61 ले लिया, 67 ले लिया, 89 ले लिया, 100 ले लिया। तो ये डेटा प्रिपेयर हो गया। हम इसी डेटा पे चेक करें, तो एक रफ आइडिया बन गया एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। ये तो गई इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। बाउंड्री वैल्यू, जो नेक्स्ट टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू, वो कहता है कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पे 18। तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो गलती होगी वो होगी 17, 18 और 19 नंबर पे। और दूसरी बाउंड्री क्या हो गई 59, 60 और 61। तो ये वैल्यू तो आपको चेक करनी ही करनी है। और भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बट जो नंबर, क्योंकि जो आप प्रोग्रामिंग लिखते हो ग्रेटर देन लेस देन वो यहीं पे लगाते हो, तो वहां पे लॉजिक लिखा है तो गलती भी वहीं पे होगी। तो इन नंबर को चेक करना इज इम्पोर्टेंट। क्लियर। तो मैंने बोला 18 से ज्यादा, तो कोई कहेगा सर मैं 17 पॉइंट, मतलब 17 साल 11 महीने का हूँ, क्या मैं वोट दे सकता हूँ? सर मैं अभी अभी 18 का हुआ हूँ, आज ही 18 हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो वो सारी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होगी? इसी नंबर पे होगी। 16 वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं, वो 16 महीने और 16 साल और 11 महीने का है, 12 महीने का है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। कंफ्यूजन किसको होगी? 17 वाले को, जो 18 बिल्कुल होने वाला है। सेम यहाँ पे। तो जो बाउंड्री कंडीशन है, जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में अगर आपने ग्राउंड के बीच में कैच करी, कोई डाउट नहीं होता, क्लियर कैच है, अगर दिख रही है। लेकिन आपने बाउंड्री पे कैच करी तो वहां पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि रोप बनी होती है, आप रोप के अंदर थे बाहर थे, पैर तो टच नहीं हुआ, तो वहीं पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सेम वे में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो नंबर बाउंड्री पे हैं उनको हमें टेस्ट करना ही करना है। It is used to test boundary values because the input values near the boundary have the higher chances of error. क्लियर है। तो जब हम पार्टीशन भी करेंगे तो हमें इन नंबर का कंसीडर करके रखना है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि यही टेस्टर को अलग बनाता है। आपके टेस्ट केस ऐसे होने चाहिए जो लॉजिक डेवलपर ने लिखा है उसी लॉजिक के आसपास, और उसी लॉजिक को चेक करने वाले टेस्ट केस। तो जो गलती होगी वो 3, 4, 5 नंबर पे नहीं होगी, तो 17, 18, 19 पे ही होगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है टेस्ट केस बनाते टाइम। इसमें डाउट है किसी को?